हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास और इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आज आपका स्वागत करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि आज हम स्वागत करेंगे हमारे उस संबंध का भी जो हमें ले जाता है कविता की तरफ। कविता न केवल हमारे लिए संसार को समझने की दृष्टि खोलती है, बल्कि हमें यह भी दिखाती है कि संसार में कैसे सुंदरता से हमारा परिचय बढ़े, कैसे हम जीवन के सार को समझ पाएं। द पावर ऑफ पोएट्री, दैट इज द थीम ऑफ टुडेज स्पेशल शो, वेयर वी विल आल्सो सी हाउ पोएट्री इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स इन टुडेज वर्ल्ड एंड हाउ टेक्नोलॉजी इज शेपिंग और रीशेपिंग आवर रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग विद पोएट्री। और हम मुख्यतः बात हिंदी साहित्य के गलियारे से होकर करेंगे और हमारा सौभाग्य है कि हिंदी साहित्य में विशेष रूप से अपने समर्पण के साथ एक अच्छी खासी पहचान को लेकर न केवल अमेरिका बल्कि भारत के कई शहरों में मंच के द्वारा हिंदी भाषा और हिंदी कविता का सत्कार करने के साथ सम्मान पाने वाले अभिनव शुक्ला हमारे साथ हैं। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और ITV के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और कविता के साथ एक विशेष संबंध एक पाठक के रूप में रखने के साथ साथ बहुत सारी कविताओं से अपने को संस्कारित और समृद्ध करने की सृजनशील यात्रा करने वाले पंडित जगदीश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जब हम सुनते हैं ये पंक्तियां, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा पाता है वहां कवि अपने शब्दों से हमें कुछ दिखला देता है। जब नन्हा सा बच्चा कुछ बोलना सीखता है, वो थोड़ा सा तुतलाता है तो हमें बहुत मजा आता है। और कविता हमें सलीके से जीवन को देखने समझने की सीख देती है और हमारा हाथ पकड़कर वहां तक ले जाती है जहां हम वो देख पाते हैं जो सीधे सीधे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। पर बातचीत कविता की तरफ करने के लिए जब हम बढ़ रहे हैं तो पहले मैं अभिनव से जानना चाहता हूं, कविता के साथ जो उनका इतना प्रगाढ़ संबंध है, इसकी शुरुआती दौर को लेते हुए उस समय की कोई कविता आप हम तक पहुंचाएं। कविता के साथ जो संबंध है वो तो अनंत काल से ऐसा लगता है मानो चला आ रहा हो। मेरे तो बचपन में मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया था, कक्षा 10वीं के आसपास। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, तो एक कविता मैंने तब लिखी थी और कविता का शीर्षक था साहस। कविता यूं है कि मंजिल पाना है ध्येय अगर तो चलने का साहस रखो। वाह। मंजिल पाना है ध्येय अगर तो चलने का साहस रखो, तारा बनने की इच्छा है तो जलने का साहस रखो। क्या बात है। सचमुच में काफी मुश्किल है ऊंचे पर्वत पर चढ़ पाना, गति है जीवन की तेज बहुत, इस दौड़ में आगे बढ़ पाना। फिर भी जग में बढ़ने वाले झट पर्वत पर जा चढ़ते हैं, टकरा टकरा तूफानों से आगे ही आगे बढ़ते हैं। फिर काहे की है बेहोशी, कैसी अलसाई अंगड़ाई, यदि दरिया बनकर बहना है तो गलने का साहस रखो। क्या बात है। मंजिल पाना है ध्येय अगर तो चलने का साहस रखो। तो ये बहुत ही शुरुआती दौर की तो शुरुआती है, लेकिन ऐसा लगता है इसमें बहुत गहराई है और गहराई इसके अंदर जो सोच की है उस गहराई से मुझे भी अपने 9वें 10वें के काल में लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ गई। आपके अनुमति से आप तक पहुंचा देता हूं। अपने निर्णय के हर बिंदु में ढूंढो संतोष, अपने निर्णय के हर बिंदु में ढूंढो संतोष, व्यर्थ परेशान होते हो दे देकर खुद को दोष। अरे बिखर चलोगे तुम भी गर ना हुआ व्यवस्थित जोश, और राह छोड़ मंजिल से बेगाने होगे तुम गर सौंप दिया है चमक दमक को अपना सारा होश। क्या बात है। अपने निर्णय के हर बिंदु में ढूंढो संतोष, अपने निर्णय के हर बिंदु में ढूंढो संतोष। और अब कुछ और पंक्तियां स्मरण आ रही हैं, आपकी अनुमति से मैं वो भी आप तक पहुंचाता चलूं कि हर एक राह में अंधियारा उजियारे के ही साथ चल रहा,
हर एक राह में अंधियारा उजियारे के ही साथ चल रहा, हर एक राह में दुख सदा सुख के साए में यूं ही पल रहा। अपनी राहों में अंधियारा ही बस क्यों तुम देख सके, और दुख का चेहरा देख खड़े हो डरे डरे से रुके रुके। उजियारे में स्नान करो तुम, अपने सुख का भान करो तुम। उजियारे में स्नान करो तुम, अपने सुख का भान करो तुम, और जो भी निर्णय लिया है तुमने उस निर्णय का मान करो तुम। क्या बात जो भी निर्णय लिया है तुमने उस निर्णय का मान करो तुम। वाह। और अब निर्णय ये है कि जो शास्त्री जी बात करते हैं, पंडित हमारे जगदीश शास्त्री जी, तो बहुत सारी कविताएं आप बात को आगे ले जाने के लिए अक्सर बांटते रहे। ये कविता के साथ आपका संबंध और कविताओं को याद करने की वृत्ति, इसके बारे में कुछ बताएं। याद करने की वृत्ति नहीं है, कोई कविताएं कवि को हमारे जो मैं समझता हूँ, कवि और ऋषि ये दो अलग नहीं हैं। ऋषि ही कवि है और यह कवि ही ऋषि है। तो जो ऋषित्व है वो कविता के थ्रू, जो ऋषि की जो सोच है, जो कहने की सूत्रात्मक जो भाषा है, बहुत लंबी बात को, बहुत विराट बात को और छोटे में और सटीक और जल्दी समझ में आ जाए। जब कोई कवि उस तरह से बात को कहता है तो वो कविता याद नहीं करनी होती है, वो चूंकि आपके अंतर में वो बात, वो संस्कार होता है, वो शब्दों के थ्रू वो जागृत हो जाता है। तो वो मैं याद नहीं करता। मुझे जब लगता है किसी कवि की कविता वो बिल्कुल वेद के छंद की तरह है, जो आपको जगाती है, झकझोरती है, तो आप को वो आपके अंदर होती है, एक्चुअली वो जागृत हो जाती है, बस अनावृत होती है। ये कहा जा सकता है कि ये कविता की ताकत है, ये कविता की शक्ति है कि वो आपके अंदर के कुछ ऐसे संस्कारों को जागृत कर देती है जिससे कहीं आपको लगता है कि मेरे भीतर की पूर्णता के प्रति मेरा रसमय परिचय फिर मुझे मिला है। ऐसी कोई रचना जो आपको याद हो? तो मैं एक्चुअली अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं गोपाल दास नीरज जी को स्मरण करता हूँ इस मंच से यहाँ पे। और वो एक अभी हमने जो चर्चा की थी, तो वो उनकी एक कविता है, पहले हमें लगता है कि वो कैसी, लेकिन वो एक उसकी पंक्ति के लिए मुझे पूरी कविता एक बार पढ़ने में ऐसी लगा कि यार ये तो वेद के मंत्र हैं। और वो आप सुनेंगे तो पहले लगे कि यार कैसा, ये पंडित जी कैसी कविता कह रहे हैं, लेकिन वो जिसके लिए मुझे कहने में कह देता हूँ। तो वो बात थी कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई, हमसे न पूछो हमारे सफर का हाल यारो, था डाकुओं का जहां गांव वहीं पर रात हुई। और जिस बात के लिए बात मुझे नीरज जी ने कही, वो बात ये थी कि उम्र भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर बात है हमसे हमारी अब तक न मुलाकात हुई। क्या बात है। तो हमने सबको जाना, सारे संसार को। आप किसी से पूछे, ओ उसको जानते हो, अभिनव जी को जानते हो, वो कहेगा हाँ अच्छी तरह से, मुझसे ज्यादा उन्हें और कौन जानता, वो खुद को भी नहीं जानते होंगे। लोग ऐसा कहने वाले मिलेंगे। उसको जानते हो, सबको हमने जाना, पर हम स्वयं को न पहचान सके, अपने से अनभिज्ञ हम रह गए। और ये बात वेद की बात है, ये उपनिषदों की बात है। शास्त्री जी, और आपकी इस बात को लेते हुए मैं एक सूत्र पकड़कर अभिनव जी के पास जाना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि कविता हमें हमारी पहचान देती है, वहीं कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आज के व्यावसायिक युग में, प्रतिस्पर्धा की होड़ में और राजनीति के शोर में कविता खुद कहीं अपनी पहचान खोती हुई सी लगती है, खास करके जब हम हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस बारे में क्या देखते हैं? देखिए, कविता जो है, कविता बहुत सहज अभिव्यक्ति का नाम है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ और उसके सृजन का सूत्र किस तरह खुला वो बताता हूँ। मेरे एक मित्र का मेरे पास फोन आया, भारत से फोन आया, और बहुत समय से मेरी उससे बात नहीं हुई थी, तो उसने बहुत गुस्से भरा वॉइसमेल छोड़ा। वॉइसमेल में ये था कि तुमने जानबूझकर मेरा फ़ोन नहीं उठाया है और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, संपर्क नहीं रखना चाहते हो। तो वॉइसमेल सुन के मुझे पीड़ा हुई और मैंने उसको उत्तर देते हुए स्पष्टीकरण नाम की एक कविता लिखी। सुनिए।
कि तुमने किया था फोन गया वॉइस मेल में, अब बात ना बढ़ाओ यूं ही खेल खेल में। तुमने किया था फोन गया वॉइस मेल में, अब बात ना बढ़ाओ यूं ही खेल खेल में। क्या वक्त का अंदाज था, दिन का जमाल था, कुछ तुमको है खबर क्या भला मेरा हाल था। सूरज क्षितिज से कह रहा था अभ्युदय हुआ, भारत में शाम करके यहां था उदय हुआ। घर में उथल पुथल सी थी, भगदड़ के ठाठ थे, ऑफिस का दिन था बजे कोई 7:45 थे। घर में उथल पुथल सी थी, भगदड़ के ठाठ थे, ऑफिस का दिन था बजे कोई 7:45 थे। लखते जिगर को अपने में नहला रहा था जब, बोली तुम्हारी भाभी जरा चाय देखो तब। अच्छे पति की तरह झट हुक्म बजाया, साबुन से ओत प्रोत सुत को छोड़ के आया। पहुंचूं मैं गैस तक कि लगा और कुछ होने, नन्ही मेरी बिटिया लगी कुछ चौंक के रोने। बिटिया को उठाने लगा मैं चाय छोड़कर, चाय उफन पड़ी थी अपना सब्र तोड़कर। और देखिए कविता में भड़बड़ाहट का प्रयोग है। बिटिया को उठाने लगा मैं चाय छोड़कर, चाय उफन पड़ी थी अपना सब्र तोड़कर। जलती हुई चाय जोड़ी आसमान में, दुर्गा का रूप धरा मेरी भागवान ने। बत्ती के धुएं से फायर अलार्म चल पड़ा, और साबुन जो गया आंख में बेटा मचल पड़ा। रोती हुई नन्ही परी उबली हुई चाय, झल्लाती हुई पत्नियों बेटा कहे हाय। ठीक उसी समय बज उठी रिंगटोन तुम्हारी, ठीक उसी समय बज उठी रिंगटोन तुम्हारी। मुझको नहीं पता था है वो कॉल तुम्हारी। दौड़ा मैं उबलती हुई चाय को बचाने, कहता था फोन आओगे कब मुझको उठाने। बिटिया को गोद में उठा रोका अलार्म को, पानी का एक मग्घा दिया मुन्ना राम को। और पत्नी को बिठा पाया ना मैके की रेल में, तब तक चला गया था फोन वॉइस मेल में। वाह वाह वाह। और तुझको मैं फोन करके भरम तोड़ रहा हूं, तूने उठाया नहीं, वॉइस मेल छोड़ रहा हूं, वॉइस मेल छोड़ रहा हूं। बहुत सुंदर। तो ये सहज अभिव्यक्ति कविता के रूप में प्रतिस्फुटित होती है। तो आज के युग में जो कविता है या जो आज के समय की कविता है, वो इसी प्रकार छोटी छोटी घटनाओं से भी जन्म लेती है। और राजनीति के मैं आपको सिर्फ इंटरप्ट ये कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी अभिव्यक्ति थी और पूरा दृश्य हमारे सामने सजीव हो जाता है, और आपके प्रति सहानुभूति हो कि हम हंसें, उसका निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पुरुष के सिर पर हाथ फेरने का अधिकार केवल दो को ही है, या तो मां हाथ फेर सकती है या उसकी बीवी हाथ फेर सकती है। अंतर केवल इतना है, जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं, भारत में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से पधारे हैं। उज्जैन जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, और यहाँ राजस्थानी कन्वेंशन में आप पधारे। दिग्गज हैं और दिनेश जी हैं, तो डीडी हैं, यानी डीडी जो दूरदर्शन है वो नहीं है, ये दिनेश दिग्गज जी हैं। दिग्गज जी, ये दिग्गज जो ये आपका सरनेम है या आपका ये कवि के रूप में नाम है? ये मेरा कवि के रूप में नाम है। तो आपने ऐसा जब दिग्गज अपने आप को कहने की सोची, तो ये आत्मविश्वास कहाँ से आ गया? हाँ, क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस में ये कोई चीज़ रहती है कि जैसा नाम होना चाहिए वैसा काम होना चाहिए। जब हमारा नाम हमारे दोस्तों ने, खासकर हमारे गुरु श्री शैलेश लोढ़ा यानी तारक मेहता जी ने जब हमारा नाम रखा दिग्गज, तो लगा कि हमारी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसा नाम है, तो उसको सार्थक करने में लगे हुए हैं कहीं ना। तो ये सार्थक करने के साथ आप जो लोगों तक हास्य की फुहार पहुंचाते हैं, वो पहुंचाने की पात्रता दिनों दिन बढ़ती जाती है कि घटती है? देखिए, घटती इसलिए तो नहीं है क्योंकि अगर आप लगातार उन विषयों पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, कहीं एक थिंकिंग आपके भीतर चलता रहता है, तो नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आती है, कुछ नए फंडास आपके दिमाग में आते हैं जो आपको एक क्रिएशन देते हैं। ये सारा मामला सोचने के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे लगता है यू थिंक ऑन योर फीट, आप खड़े खड़े भी सोच लेते हैं कुछ ऐसे। त्वरित उत्पन्नमति, क्या शब्द है वो? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति है, बिल्कुल। तो एक्सटेम्पोर्स को नहीं लेते हुए कोई आपकी ऐसी गढ़ी हुई रचना है जिसको जहाँ जहाँ आप जाते हैं सुनाते हैं, आपको भी आनंद आता है, औरों को भी आता है, उसका कुछ अंश? मैं चार पंक्तियां सुनाता हूँ कि फूलों की तरह खिलो अच्छा लगेगा, फूलों की तरह खिलो अच्छा लगेगा, दोस्ती के लिबास को सिलो अच्छा लगेगा, फेसबुक पर तो मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन
गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। तो आपकी बात को बिल्कुल मैं मानने वाला हूँ और यही करने वाला हूँ। सगे भाई से मिलने के लिए अपने शहर जा रहा हूँ, पर जाते जाते मैं आपकी तरफ से उपहार के रूप में कुछ और पंक्तियाँ ऐसी ले जाना चाहता हूँ जिनका संबंध पूरी दुनिया से, हाँ, प्यार से। प्यार बड़ी कठिन चीज़ है। बहुत मतलब दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती, प्यार खत्म नहीं हो सकता, भाईचारा खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में अगर कोई जादू है, कोई तिलिस्म है तो केवल मोहब्बत के अंदर होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रेम के नाम पर तमाम बातें की जाती है, लेकिन प्रेम के लिए मैं कह सकता हूं कि पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, या किसी गरीब की अनकही पीर को पढ़ लिया होता। अरे प्यार के नाम पर बंदर की तरह उछलने वालों, प्यार को समझना हो तो कबीर को पढ़ लिया होता, प्यार को समझना हो तो कबीर को पढ़ लिया होता। और कबीर का नाम दिनेश दिग्गज जी से सुनते हुए मुझे याद आ रहा है एक उनकी 2 पंक्तियों का ये हिस्सा जिसमें वो कहते हैं कि जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। तो खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। तो मोहब्बत में तो सब कुछ लुटाना पड़ता है और हंसी मोहब्बत का दूसरा नाम है। जहाँ हंसी होती है वहाँ प्रेम होता है, क्योंकि कभी क्रोध में आप हंसी नहीं कर सकते, कभी गुस्से में आप हंसी नहीं कर सकते। आप अगर हंसना चाहते हैं तो अच्छा मूड होगा, प्रेम में होंगे तो ही हंस पाएंगे, अन्यथा नहीं हंस पाएंगे। क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ हंसी है, वहीं ईश्वर का वास होता है। ये हमारी भारतीय मान्यता कहती है, ये हमारी भारतीय मनीषा कहती है। ये इतनी गहरी और इतनी ऊंची और इतनी विचारवान बातें कहने वाली दिनेश दिग्गज जाने जाते हैं हास्य कवि के रूप में। मुझे लगता है इन्हें विशेष चिंतक के रूप में जाना जाना चाहिए। और इनकी ये पंक्ति मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ, जब ये कहते हैं कि अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो प्रेम नहीं कर सकते, और हास्य और प्रेम के बीच के संबंध को आत्मसात किए हुए दिनेश दिग्गज दूर दूर तक जाएं, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव से पूछा, हेल्थ मिनिस्टर, एक नए स्वास्थ्य मंत्री ने, सटायर देखिए कैसे निकलता है, एक नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव से पूछा, प्रदेश में अंधों की कुल संख्या बताएं। सचिव बोला, हुजूर पूरा प्रदेश अंधा था, तभी तो आप चुनाव जीत पाए। और कहते हैं जो 2 शब्दों के बीच का मौन होता है वहाँ विशेष रूप से कविता होती है। पर कई बार अब हालात ऐसे होते हैं राजनीति के गलियारे में कि शोर के बीच में कविता उछलती दिखाई दे जाती है। तो अब आप जो कविता सुना रहे हैं अभिनव जी, वो शोर वाली है कि मौन वाली? अब वो तो आप सुन के बताइए कि वो कौन सी है। वैसे तो मंचों पे आजकल मैं ये कविता खूब पढ़ रहा हूँ और लोगों का बहुत प्रेम मुझे मिल रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने सभी श्रोताओं का, दर्शकों का। मैं उसका एक छंद आपको सुनाता हूँ। कविता का प्रारूप ये है कि भारत में चुनाव के बाद अलग अलग जो हमारे नेता हैं उनके मन में क्या भाव है और कौन सा गीत चल रहा है। तो अनेक नेताओं के मन के भाव इसमें आते हैं, पर मैं आपको केवल एक भाव बताना चाहूँगा कि जब चुनाव हुए उसके बाद भारत में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर उन्होंने विदेश यात्राएं करी। वो जापान गए, नेपाल गए, भूटान गए। उस समय हमारे ओबामा जी जो हैं, हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके मन में कौन सा गीत चल रहा था, ये भाव मैं आपको सुनाता हूँ। तो ओबामा जी के मन में उस समय एक गीत बज रहा था जब वो भूटान गए, नेपाल गए और जापान गए और अमेरिका नहीं आए थे तब तक। तो ओबामा जी गा रहे थे कि भूटान देखा, नेपाल देखा, जापान से तार जोड़ा। भूटान देखा, नेपाल देखा, जापान से तार जोड़ा। द्वार खड़े हम थाल लिए, है हमारा भी अधिकार थोड़ा। राह तकती है वॉल स्ट्रीट, राह तकती है वॉल स्ट्रीट, तुझे मेरा देश बुलाता है। क्या बात। आ लौट के आजा मेरे मीत, गलती नहीं होगी रिपीट, तुझे मेरा देश बुलाता है। आ लौट के,
तो इस प्रकार राजनीतिक रंग जो है कविता का। और राजनीतिक तो फिर एक बार आपने ओबामा जी की तरफ से कल्पना करके उनको हिंदी के गीत से जोड़ते हुए, तो उन्होंने भी उनको स्वागत में बाद में केम छो कहा था, शायद उन्होंने गीत सुन लिया केम छो। हाँ, ये तो बड़ा मजेदार प्रसंग एक बार हुआ कि लालू जी जो हैं वो आए अमेरिका, तो उनको कहा गया, उस समय जॉर्ज बुश हमारे राष्ट्रपति थे, तो उनको अंग्रेजी भाषा ज़्यादा नहीं आती थी, तो उनको कहा गया कि भाई आप वहाँ जाएंगे तो किस तरह बात करेंगे। तो लालू जी ने थोड़ी अंग्रेजी सीखी उसके लिए कि तो जब आप जाएंगे सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि हाउ आर यू, तो आप कहिएगा कि आई एम, आप उनसे कहिएगा कि हाउ आर यू, तो वो कहेंगे आई एम फाइन। फिर वो आपसे पूछेंगे हाउ आर यू, तो आप कहिएगा सेम हियर। तो अब भाई लालू जी वहां पहुंचे, बुश साहब सामने आए, वो भूल गए लालू जी पूछना क्या है। हाउ आर यू की जगह उन्होंने पूछा हु आर यू। अब बुश साहब भी थोड़ा आनंद के मूड में थे, तो उन्होंने कहा आई एम लॉराज हस्बैंड। अब बुश साहब ने भी उनसे पूछ लिया हु आर यू, बोले सेम हियर। बात जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की निकली तो वो प्रधानमंत्री के रूप में तो जाने जाते हैं ही, पर एक कवि के रूप में भी उनकी खासी ख्याति है। और जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनकी कविताओं के ऊपर एक एल्बम निकला था, जगजीत सिंह जी ने गाए, शाहरुख खान उस म्यूजिक वीडियो में थे, पर उनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनमें देशभक्ति का स्वर विशेष रूप से मुखरित होता है, प्रेरणा देने वाली हैं। ऐसी कोई कविता त्रिपाठी जी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती छार छार में दुर्गा का उन्मत्त हास, जिसमें रचता भीषण संहार, मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं क्षण भर में जगती को आग लगा दूं मैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये क्या बात है। तो इस परिचय को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के द्वारा त्रिपाठी जी ने हम तक पहुंचाया, तो अभी जी मुझे स्मरण आया कि कविता की शक्ति की बात करते हुए कविता का जो स्वरूप है, उसकी जो संरचना है, उसकी तरफ भी आपके साथ थोड़ा बढ़े। कुछ कविताएं क्षणिका के रूप में भी आती हैं और कुछ कवियत्रियों का नाम भारत में विशेष रूप से क्षणिकाएं लिखने के लिए हुआ, जिसमें सरोजिनी प्रीतम जी का नाम भी आएगा। तो वो अतुकांत कविताएं, छोटी सी कविताएं, कुछ अतुकांत कविताओं की भी एक परंपरा सी है। अब विशेष रूप से जब लय का कोई छंद का कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, पर छंदबद्ध कविताएं हैं, उसके अलावा कई तरह के छंद हैं जिसमें कविताएं हैं। आपने बहुत विविधता जो अलग अलग काव्य की संरचना की उसमें लिखा है। आप थोड़ा इस बारे में कुछ परिचय देते हुए आप बात करें। तो ये पूरा नितांत कवि का व्यक्तिगत चुनाव है। जहाँ तक तुकांत और अतुकांत की बात है, दोनों में अति श्रेष्ठ बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी गई हैं। सुदामा पांडे धूमिल, मुक्तिबोध, इन्होंने अतुकांत में इतनी अच्छी कविताएं, निराला जी ने अतुकांत में बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। और जहाँ तक छंदों की बात है, तो छंद ही हैं। छंद तो आनंद के अमृत हैं। मुझे लगता है कि जैसे मिठाई में रसगुल्ले होते हैं, उसी तरह कविताओं में छंद होते हैं। क्या बात है। तो छंदों का अपना आनंद है। आप कोई छंदबद्ध कविता अपनी सुनाएं। मैं आपको सुनाता हूँ। और अभी अटल जी की हिंदू तन मन हिंदू जीवन कविता हम लोगों ने पंडित जी से सुनी, तो उसी में जब एक प्रसंग आता है कि बीच में राम सेतु को लेकर बड़ा चर्चा हुआ कि राम सेतु जो है उसको छोड़ा जाए कि उसको तोड़ा जाए। तो एक दंत कथा मैंने सुनी थी, उसको मैंने छंदबद्ध करने का प्रयास किया था। सुनिएगा कि राम नाम लिख कर पाहन भी तैर रहे, सुन हुआ असुरों के मन में भरम है। कि जब श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने पत्थरों पर, वहां पर नल नील राम लिखकर पत्थर छोड़ देते थे, वो पत्थर तैरने लगते थे। ये सूचना जब लंका पहुंची तो लंका के जो असुर थे उनके मन में बड़ा डर बैठा कि भाई क्या है ये, कौन आया है कि जिसका नाम लिख के पत्थर तैर रहे हैं, अब क्या होगा हमारा। और ये लंका की जो सेना थी उसके मनोबल पे इससे प्रहार हुआ। तो वो सूचना रावण तक भी पहुंची
और फिर रावण ने कुछ किया। तो यही बात जो है छंद में कही गई है कि राम नाम लिख कर पाहन भी तैर रहे, सुन हुआ असुरों के मन में भरम है। रावण ने निज नाम लिखा शिलाखंड पर, सागर में तैर गया भ्रम हुआ कम है। यह देख चकित हो पूछा मंदोदरी ने, कैसी है ये माया भला कौन सा नियम है। मंदोदरी ने कहा कि तुम तो बड़े मायावी हो, जरूर कुछ ना कुछ माया की है। तो यह देख चकित हो पूछा मंदोदरी ने, कैसी है ये माया भला कौन सा नियम है। दशानन बोला मैंने छोड़ते समय ये कहा, तैर जाओ शिला तुझे राम की कसम है, तैर जाओ शिला तुझे राम की कसम है। क्या बात है। तो देखिए दशानन जो श्री राम से युद्ध करने जा रहा है वो भी शिला को वचन देता है कि जाओ तुम्हें श्री राम की कसम है कि तुम्हें तैरना है। तो तैरने और डूबने की बात को और आगे कविताओं का साथ लेते हुए हम बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम और कुछ नई नई रचनाएं अभिनव जी से सुनने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुडे शो के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ पोएट्री, यानी क्या शक्ति है कविता में, और जिसमें शक्ति होती है वो हमें हंसा भी सकता है, वो हमें रुला भी सकता है। तो हंसने और रुलाने दोनों तरह की कविताओं के साथ जुड़ी रही है अभिनव शुक्ला जी की लेखनी। तो अब फिर बात करते हैं जो आपके अंदर का कवि है, वो जब ऐसी रचना लिख रहा है जिसको लिखते हुए भी आपको पता लगता है कि सुनने वालों को ये कहीं ना कहीं गुदगुदाने वाली है, तब जो अंदर की अनुभूति है और संभव है संवेदना को झकझोर कर रुलाएगी हमारे सुनने वालों को या पढ़ने वालों को, ऐसा आपको भीतर से लग रहा होता है। तो दोनों अनुभूतियों में क्या अंतर है कवि की दृष्टि से? अनुभूतियों में यही फर्क है कि कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें लिखते लिखते आंसू बहने लगते हैं, और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें लिखने के बाद जी खोल के हंसने का मन करता है और हंसते भी हैं। तो कोई ऐसी कविता की तरफ बढ़ते हैं पहले जो हंसाने वाली है। और इसके साथ मुझे ये भी जोड़ देने दें कि कई बार हम कवियों की कविताएं सुनते हुए ये ढूंढते हैं कि उसमें कविता कहाँ है, वो निरंतर एक लतीफ़ों की श्रृंखला जैसा लगने लग जाता है। हाँ, देखिए सबका अपना अपना प्रारूप है, सबका अपना तरीका है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जिसको लिखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, मैं बड़े आनंद में रहा था। इसे मैं अपनी पूजा की कविता के रूप में मानता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भक्तिमय माहौल करिए और मन से सुनिए इसको। श्रीमती पत्नी देवी के चरणन करें प्रणाम, शुरू करें हर काम को ले पत्नी का नाम। बुद्धिहीन पति है सभी, पत्नी बुद्धिमान। निस्वासर जपते रहो पत्नी जी का नाम। जय अर्धांगिनी नार निराली, जय वामा जय जय घर वाली। तुम चाहो मन मंदिर कर दो, इस जीवन के सब दुख हर लो। तुम चाहो घर बने सुहाना, सुरविहीन भी गाए गाना। तुम चाहो अतिथि घर आवे, ना चाहो बस फोन घुमावे। पत्नी है सबसे बलवंता, पत्नी से हारे भगवंता। पार्वती के आज्ञाकारी हैं अपने भोले भंडारी। सीता सोने का मृग चाहे, राम भला कैसे ना लाए। कह गए व्यास मुनि अति ज्ञानी,
पत्नी का परमेश्वर जानी, यह चालीसा जो प्रतिदिन गाए, पत्नी सदा प्रसन्न ही पाए। जो यह करे लक्ष्य पारायण, लक्ष्य मतलब 1,00,000, तो जो यह करे लक्ष्य पारायण, वह नर बन जाए नारायण। बात नहीं ये बिल्कुल झूठी, इससे माने पत्नी रूठी। अभिनव दास कभी मुंह खोले, जय 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 पत्नी बोले। बोलो पत्नी महारानी की जय हो, जय हो। ये तो बोलने का स्वभाव है, बाकी मैं बड़ा संकोच करता हूँ सबके सामने ये बात मान लेने में कि पत्नी महारानी की जय। पर अब मैं इस प्रसंग को लेकर, जहाँ हास्य है, जहाँ शायद आप में से कुछ लोग हंसे हों, ये जितना हंसे हों उतने हंसे कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप उस समीकरण में कहाँ अपने आप को देखते हैं कि पत्नी चालीसा आपके लिए कितनी अनुकूल है या नहीं है। पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ी अलग संवेदना से जुड़ी है, और संयोग से शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, तो उन्होंने हनुमान चालीसा के छंद को लेकर पत्नी चालीसा बनाई। तो कहीं आपको एक अलग स्तर पर ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई श्रद्धा के साथ जो है वो उससे आहत हो सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो क्योंकि ये तो छंद है, और वो छंद किसी भी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। वो दोहा और चौपाई गोस्वामी तुलसीदास, तो ये तो अच्छी बात है कि उसको, उन छंदों को लेकर के, और हास्य में हो, चाहे करुण में हो, चाहे श्रृंगार में हो, कहीं भी ले जाएं तो वो उल्टा अच्छा। और यह है कि वो प्रसिद्ध छंद है, तो उससे जल्दी लोगों को समझ में आएगा और वो जल्दी आपके अंतर तक घर करेंगे, तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये अपनी पत्नी का भी ध्यान रखते हैं शास्त्री जी इस बात को कहते हुए। पर उसमें कोई बुराई नहीं है, निश्चित रूप से रखना ही चाहिए। तो ये क्यों होता है कि पत्नी को लेकर हास्य की रचना एक बहुत, और अब वो सुरेंद्र शर्मा जी तो साक्षात पतियों के प्रवक्ता के रूप में अपनी कविताएं सुनाते रहे। देखिए, जो कविता है वो सामान्यतः हमारे आसपास का जो वातावरण है वहीं से प्रतिस्फटित होती है। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो उसके आसपास सबसे ज़्यादा जो उसका निकटतम मित्र होता है, उसकी साथी होती है, उसकी संगनी होती है, उसकी पत्नी होती है। तो बड़ा स्वाभाविक है कि जो कवि हैं उनके कविताओं में पत्नी का आना बड़ा स्वाभाविक है। पर पत्नी किस रूप में आ रही है? अब मेरी पत्नी जो है, इस पत्नी चालीसा में पत्नी एक पूज्य के रूप में आई है। कई जगह पत्नी उपहास के रूप में, उपहास बनाने के लिए पत्नी का प्रयोग किया जाता है, तो वो अपना अलग सबका दृष्टिकोण है। तो मैं तो भाई अपने इष्ट की तरह अपनी पत्नी को मानता हूँ, इस वजह से मैंने ये पत्नी चालीसा, और मैं तो ये मानता हूँ कि पत्नी चालीसा प्रत्येक घर में होनी चाहिए। मेरा तो मिशन है कि संसार के प्रत्येक घर में पत्नी चालीसा की एक प्रति हो। और ये मार्केटिंग करना शुरू कर दिया अभिनव जी ने, मुझे लगता है। तो अब मार्केटिंग की बात आई तो मैं कविता और व्यवसाय, जो व्यावसायिकता है वो जीवन के अन्य क्षेत्रों पर जिस तरह से हावी हो रही है, वो क्या कवियों की सृजनशीलता पर भी उसका कुछ असर है, और है तो वो किस तरह आपको देखने में मिलता है? देखिए, कवि जो है समाज का दर्पण है। जैसा समाज होता है, धीरे धीरे वैसे ही लोग, वैसे ही भाव आगे बढ़ते हैं। इस समय समाज में व्यवहारिकता का बड़ा बोलबाला है, एक बड़ी मानसिकता है कि आप जो है वो कुछ ऐसा करिए कि आप आगे बढ़ सकें। ऐसे में मैंने भारत और यहाँ अमेरिका में एक बड़ा अंतर देखा है। यहाँ पर मार्केटिंग को खराब नहीं माना जाता है। यदि आप, मैंने देखा है कि लोग रियल एस्टेट एजेंट हैं तो अपना कार्ड छपवाएंगे, उस पर अपना चित्र भी लगाएंगे, अपना लिंक भी देंगे, आपसे कहेंगे भी कि आप आइए साहब हमसे खरीदिए सामान। कलाकार हैं तो अपनी सीडी देंगे आपको। अगर बड़े से बड़ा कलाकार जाएगा, परफॉर्म करेगा, तो अपने साथ अपनी सीडी लेकर जाएगा या अपनी पुस्तक लेकर जाएगा, अपना कुछ लेकर जाएगा और वहाँ बेचेगा। भारत में ये थोड़ा सा, जब मैं था तो मुझे थोड़ा सा हिचक होती थी इस चीज़ को लेकर कि मैं एक कवि हूँ और मैं खुद कहूँ कि मैं कवि हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी सीडी है, ये मेरे एल्बम्स हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो एक हिचक थी। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि ये मार्केटिंग जो है ये एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और इससे भागने की बजाय आप इसे स्वीकार करिए।
भारत में लोग अन्य प्रकार से मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं कि जिससे जिसे कहा जाता है कि किसी दूसरे मार्ग से मार्केटिंग हो जाए। तो आपकी मार्केटिंग शब्द को लेते हुए मोदी जी एम है और मार्केटिंग एम है और ऐसा सब उनके ऊपर चुनावी अभियान के दौरान भी ये आरोप के रूप में कहते रहे कि ये मार्केटिंग वाले हैं, पर प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी वो जो मार्केटिंग की स्किल है उसका उपयोग करें। उन का जो स्वरूप भारतीय राजनीति में है उसके बारे में आपने कोई रचना पढ़ी सुनी जो आपको अच्छी लगी? मैंने इस विषय पे रचना तो, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मार्केटिंग का जो संदर्भ है, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है और आप चाहते हैं कि वो संसार के अन्य लोगों तक पहुँचे, अगर मोदी जी के पास एक अच्छा मिशन है, एक अच्छा विज़न है और वो देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और उसके लिए यदि उन्हें अलग अलग जगह जाकर उस विज़न को शेयर करना पड़ता है, रेडियो पे आकर मन की बात करनी पड़ती है, या लाल किले से एक बहुत ही प्रभावपूर्ण और ओजस्वी भाषण देना पड़ता है, तो मैं मानता हूं कि अगर वो मार्केटिंग भी है तो वो प्रणम में मार्केटिंग है, और ऐसी मार्केटिंग और होनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग जो और होने वाली बात कह रहे हैं, तो वो कुछ लोग जो मोदी जी को पसंद करते हैं उन्हें बहुत अच्छी लगी, जो कांग्रेस वाले हैं उनको शायद अच्छी ना भी लगेगी, और पर उन्होंने कई रचनाकारों को प्रेरणाएं जरूर दी हैं। एक गीत आजकल बहुत चलता है जिसमें मोदी जी दिखाई देते हैं आपको, और वो इस प्रकार का एनिमेशन है कि हमसे अच्छा कौन है। तो ये भी मार्केटिंग वाली बात हुई कि वो प्रखरता से ये बात का डंका बजा रहे हैं कि भाई हमसे अच्छा कौन है। तो ये जो अच्छाई की बात है और जो बुराई की बात है, वो कविता के संदर्भ को लेते हुए जब हम ऐसी कविताओं की तरफ बढ़ते हैं जो शुद्धतया कोई एक विचार को आगे तक ले जाने के लिए कही गई है, उसको आप बुरा मानते हैं या उसको आप ठीक मानते हैं? यानी वो कविता एक खास उद्देश्य लेके आई। देखिए, कवि जो है वो कभी किसी पक्ष का ऐसा नहीं है कि वो होगा। कवि का प्रयास सामान्यतः हमेशा सत्य के साथ रहने का होता है। यदि आज मान लीजिए आज मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अनेक लोग मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, अनेक कवि जो हैं उन पर रचनाएं लिख रहे हैं। कल को यदि यही मोदी जी कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिनकी वजह से ऐसा हम लोगों को आभास होने लगता है कि ये सही निर्णय नहीं है, तो यही सारे कवि जो हैं इनके विरोध में कविताएं लिखने लगेंगे। इंदिरा गांधी जी के समय जब इमरजेंसी लगी तो जो कवि उनके गुणगान कर रहे थे, उसके बाद उन सब ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कविताएं लिखी, विरुद्ध कविताएं लिखी। तो सत्य सबसे महत्वपूर्ण है, और जो सबसे मेरे विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण कवि के लिए आवश्यक चीज़ है या कविता के लिए आवश्यक चीज़ है, वो उसमें प्रेम तत्व का होना है। जीवन के प्रति प्रेम, मूल्यों के प्रति प्रेम, आस्थाओं के प्रति प्रेम और भ्रातृत्व के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव बहुत आवश्यक है। और इस संदर्भ में मुझे आपकी एक पुरानी रचना जो मुझे स्मरण नहीं पर आपको होगी, जिसमें बिस्किट का भी जिक्र आता है, भारत छोटा घर, वो सब, वो आप सुनाएं। अच्छा सुनिए, ये कविता जो है वो कि जब मैं छोटा था तो घर पर पार्ले जी बिस्किट का पैकेट आता था। उस पैकेट में 12 बिस्किट होते थे। माँ मुझे और मेरे छोटे भाई को 4-4 बिस्किट दे देती थी। जब हम जिद करते तो बाकी के 2-2 भी मिल जाते थे। उन बिस्किटों को चाय में डुबो कर खाने में स्वर्ग का आनंद आता था। अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहता हूं। अब मैं और मेरा भाई भी अलग अलग रहते हैं। अब मैं सिएटल के इंडियन स्टोर से एक 100 बिस्किट वाला पार्ले जी का पैकेट लाता हूं, उसे चाय में डुबो कर खाता हूं, पर वो स्वाद नहीं पा पाता हूं। वो स्वर्ग शायद बिस्किट में नहीं, किसी और चीज में ही होता होगा। जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता आपस में बातें करते थे कि देखो तिवारी जी का लड़का अमेरिका चला गया है, तिवारी जी राजाजीपुरम में अपना नया घर बनवा रहे हैं। आज वो 7 कमरों के अपने घर में अकेले हैं। फोन के इस पार से आने वाली आवाजों में ही उनके मेले हैं। माँ जब पार्ले जी बिस्किट के पैकेट को देखती होगी तो सोचती होगी कि स्वर्ग किसी और चीज में ही होता था। क्या बात, किसी और चीज में ही होता था। तो स्वर्ग किस चीज में होता था, उसकी तरफ सोचने को बाध्य कर देने वाली सरल सी पंक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी संवेदना को और उभार देती हैं हमारे लिए। आपकी रचना से थोड़ी सी हाथ से लेकिन संवेदनात्मक 2 पंक्तियां मैं अब पुरानी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ।
यूं कहा गया कि वो दोनों शादी से पहले रूखे सूखे दरख्त के नीचे बैठकर हरी भरी बातें किया करते थे, और अब शादी के बाद हरे भरे दरख्त के नीचे बैठकर रूखी सूखी बातें किया करते हैं। तो ये जो बातों में रूखापन है वो कई बार इसलिए भी आ जाता है क्योंकि जो एक दूसरे के अंदर की सुंदरता है उसको देखने की जगह आवश्यकताओं और अभावों की तरफ ही अधिकाधिक ध्यान जाने लग जाता है। पहले एक समय ऐसा था शास्त्री जी, जब हम ये मानते थे कि वियोगी होगा पहला कवि की तरह, जो अभाव है वहां से कविता उपजती है। अब आपको क्या लगता है, ये बात अभी तक सही है? शायद अभावों का स्वरूप बदल गया है? हाँ, मुझे लगता है कि बात वही है, कहने का ढंग अलग हो सकता है। और चूंकि अभी अभी संवेदनशीलता की बात चली, एक बहुत पुरानी, मैं कवि का नाम नहीं जानता, मेरी नहीं है ये मैं कह देना चाहता हूँ, एक कविता है और मैंने कई बार अपने प्रवचनों में उसका उल्लेख किया। तो उसमें एक चकोर की और चंद्रमा के प्रेम की कथा है। तो हमने देखा है, मैंने स्वयं चकोर देखा है, पर चकोर सबको पता है। तो वो जब रात्रि में चंद्रमा उदय होता है तो वो जमीन पर बैठा हुआ अपलक एकटक चंद्रमा को निहारता रहता है। फिर वो चंद्रमा को पाने के लिए आसमान की तरफ उड़ता है, और स्वाभाविक है कि वो चंद्रमा तक पहुंच नहीं सकता, उसके पंखों की एक सीमा है और उसके उड़ने की एक सीमा है। तो जब दूर तक आसमान में उड़ता है और उड़ते हुए जब थक जाते हैं पंख, तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ जमीन की तरफ गिरता है रात्रि के अंधेरे में। तो ऊपर अंधकार से फिर वो नीचे देखता है कहीं एक जलती हुई चिता। तो दूर सुदूर आसमान से उसे लगता है कि जो चिता है ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा तो इधर है, तो अपनी गति उस चिता की तरफ करता है, और चिता में जाकर के जैसे ही गिरता है उसे लगता है कि उसने अपने प्रियतम चंद्रमा को पा लिया। तो चिता के अंगारों को खाता है और चिता में जलकर राख हो जाता है। तो किसी ने उसे कहा कि तुम बड़े नकारात्मक सोच के, नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन में बहुत है, तुम्हें चंद्रमा प्राप्त नहीं हुआ इसलिए तुमने अपने आप को खत्म कर लिया। तो वो चकोर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक, बहुत संवेदनशील हूं मैं, और मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। यहां से कविता शुरू होती है। तो कहता है चकोर, हम बसे धरती पर, हमारो मित्र आकाश, हाय मित्र चंद्र से हम मिलने ना पावेंगे। याते आग चिनगी दबाए चारु चौचन में, अपनी इस देह की हम भस्मी बनावेंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा, याते आग चिनगी दबाए चारु चौचन में, अपनी इस देह की हम भस्मी बनावेंगे। कबहू उतरी कैलाश ते, आवें शंभु धरती पर, मेरी इस भस्म को निज शीश पर लगावेंगे। शंभु के शीश पर बसत है प्यारो चंद्र, भस्मी बनकर हम निज प्रियतम से मिल जावें। क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या लंबी उड़ान कहा जाए कल्पना की, और कहाँ जाकर संवेदना का विस्तार इस कविता के द्वारा खुलता है। तो ये जो विस्तार तक ले जाने वाली बात शब्दों के माध्यम से न केवल कवि के लिए बल्कि पाठकों के लिए भी प्रकट होती है, उसको लेकर जब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अभिनव जी, तो ऐसी कोई रचना या ऐसा कोई कवि जिसे आपको लगता है कि आप आदर्श के रूप में लेते हैं? मैं तुलसीदास जी को एक आदर्श कवि के रूप में मानता हूँ। एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ कि बात तब की है कि जब तुलसीदास जी के मन में श्री राम से मिलने की उत्कट इच्छा थी। वो बड़े प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाएं उनको। तो किसी ने उनसे कहा कि ये बरगद का पेड़ है, इस पे भूत रहता है, ये आपको भगवान श्री राम से मिला सकता है। तो तुलसीदास जाके उस वृक्ष को जल देने लगे। कई महीनों उन्होंने उसको जल दिया, तो एक दिन वो भूत प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। अब ये कथा है। तो श्री तुलसीदास जी ने उस भूत से कहा कि, भूत ने कहा मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो तुलसीदास ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवा दो।
तो भूत ने कहा कि साहब मैं तो तुम्हें नहीं करवा सकता हूँ दर्शन, लेकिन यहाँ पर एक जगह राम कथा होती है जहाँ हनुमान जी आते हैं कथा सुनने, वो तुम्हें अवश्य दर्शन करा सकते हैं। बाद में आगे कथा जाती है कि वो तुलसीदास जी को दर्शन होते हैं श्री राम के। लेकिन जो इसमें सूत्र है कि तुलसीदास जी भूत से भी भगवान को मांग लेते हैं, और हम जब मंदिर जाते हैं तो भी केवल भौतिक वस्तुओं में ही वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि मुझे कार दे दो, कि मुझे नौकरी मिल जाए, कि मेरा प्रमोशन हो जाए, कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, कि मुझे हम तो वो कवि जो भूत से भगवान को मानने की क्षमता रखता है वो है मेरा आदर्श कवि, और वो मेरे सबसे प्रिय कवियों में से। तो ये जो आपके आदर्श कवि हैं, इनकी प्रेरणा से आपने कुछ राम जी के संबंध में भी छंद आपके द्वारा रचित? मैंने जैसे अभी एक श्री राम का छंद आपको सुनाया था, एक और आपको छंद सुनाता हूँ श्री राम का। बीच में बड़ी चर्चा चली कि श्री राम जो है उनका व्यवहार जो है वो बड़ा जातिवादी व्यवहार रहा, उन्होंने जातिगत रूप से भेदभाव किए। तो ये सुनने के बाद मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। तो मैं आपको एक दो छंद सुनाता हूँ श्री राम के जो तथाकथित जातियों के संदर्भ में। एक तो शबरी के साथ जब श्री राम मिलते हैं उस प्रसंग पे एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए। शबरी के जो गुरुदेव थे वो उनसे कह गए थे कि राम और लक्ष्मण तुमसे मिलने आएंगे, तो वो अपनी कुटिया के आगे रोज फूल बिछा देती थी। तो जब श्री राम आए तो उन्होंने उन फूलों पर होते हुए वो कुटिया तक गए कि राम की चरण रज पाके फूल फूल उठे, माता शबरी के फूल अग्रगण्य हो गए। ऐसे अधिकार से दुलार सत्कार किया, रामचंद्र बाल सुत ही अनन्य हो गए। और बेर बेर चखे हुए मीठे मीठे बेर सभी प्रेम के प्रभाव से प्रभाव जन्य हो गए। और राम के दरस पाके धन्य हुई शबरी, तो शबरी के खाके बेर राम धन्य हो गए। क्या बात है, क्या बात है। शबरी के खाके बेर राम धन्य हो गए। तो राम जी तो धन्य हुए शबरी के बेर खाकर, और निश्चित रूप से बात भाव की रह जाती है। हम ऐसे सुनते हुए भगवान भाव के भूखे हैं। बहुत थोड़ा सा समय है, पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी तरफ लेकर बढ़ना चाहता हूँ अभिनव जी। एक तो आपने अपने आदर्श कवि के रूप में तुलसीदास जी का नाम लिया, जिन्हें भक्त कवि के रूप में जानते हैं, और जब भक्त की दृष्टि से सृष्टि को देखते हैं तो जो सत्य का स्वरूप है वो कुछ शास्त्रीय आधार लेकर, कुछ स्थापित मापदंडों को लेकर चलता है। आधुनिक कवि ये अपनी तरफ से दावे के साथ कहना चाहता है कि मैं सत्य का अनुसंधान करने की एक निर्भीक स्वतंत्र दृष्टि अपनी लेकर चलता हूं, और वो मेरी रचना को रूप देती है। तो ये दोनों तो अलग अलग दिशाएं हैं, ऐसा लगता नहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो हमने भक्ति का जो स्वरूप सोचा है उसे हमने अंधी भक्ति का स्वरूप सोचा है, लेकिन भक्ति हमेशा अंधी नहीं होती है। भक्ति एक प्रेरणादायक चीज़ है। तुलसीदास जी के जो राम हैं वो उससे पहले की जो रामायणें हैं उनसे अलग रामायण है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो बड़ा विरोध उनको समाज का, ब्राह्मण समाज का, और जो भी तथाकथित विद्वजन थे उनका उठाना पड़ा, क्योंकि जो प्रचलित मान्यताएं थीं उनमें से कई का खंडन करते हुए रामचरितमानस स्थापित नए सत्य की स्थापना कर रही थी। धर्म, युग धर्म से जुड़ती हुई कथा थी वो। तो मुझे नहीं लगता है कि धर्म संगत होने से या भक्ति संगत होने से हम तथाकथित मॉडर्न नहीं रह जाते। बहुत कम समय देखते हुए आप अगर संक्षेप में सत्य की परिभाषा अपनी हमारे साथ बांटना चाहें। सत्य की परिभाषा सबकी, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। सत्य वह है जिसको आप अशोक चक्रधर जी के पिता राधेश्याम प्रगल्भ जी की पंक्तियां हैं कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो छिपाना पड़े रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में। तो सत्य वो है जो आप निर्भीक होकर स्पष्ट रूप से सबके सामने अपने प्रति निष्ठावान होते हुए कह सकें, कर सकें और आचरण में उतार सकें।
तो ये आचरण में उतारने की बात के साथ ये याद करते हुए कि सत्यनिष्ठ होने का मतलब हुआ कि आप अपने प्रति ईमानदार हों, और अपने प्रति ईमानदार होते हुए आप जगत से जुड़ें, औरों के साथ भी आपके व्यवहार में ईमानदारी रहे। और एक जो सुनी हुई परिभाषा का एक अंश सत्य का ये रहता है कि सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, और जो कभी बदलता नहीं है वो इस सारे बदलाव को आधार दे रहा है। और ये यदि हमारे बोध में रहता है कि कुछ ऐसा है जो कभी बदलने वाला नहीं है, तो उससे हमें एक आश्वस्ति, एक शक्ति, एक स्थिरता और एक आनंद की धारा के साथ हमारा संबंध निरंतर बना रहता है। इस बात को याद करते हुए फिर एक बार अभिनव शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और काव्य रसधारा के विविध रूपों का न केवल विधा की दृष्टि से बल्कि भाव की दृष्टि से भी आपने परिचय करवाया, और पत्नी चालीसा के साथ भी आपने हमें जोड़ दिया, और वहीं श्री राम जी की भक्ति में भी आपने तन्मयता का जो आपका अभिव्यक्ति का स्वरूप है वो हम तक पहुंचाया। आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। और शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी हमारे साथ आप पधारिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद है आप सभी के नाम इस आग्रह के साथ कि जो शक्ति कविता में है वो आपके लिए है, और ये जो तकनीकी युग है इसमें कहीं ना कहीं कविताओं से जुड़ते हुए अपने भीतर की संवेदनशीलता को जागृत रखने का निरंतर हमारा प्रयास रहे, ऐसी प्रार्थना। बहुत सारी शुभकामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।